और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी के नेता विनोद तावड़े मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि 5 करोड़ थे, एक पैसा मिला नहीं, पहले मेरे 5 करोड़ सुप्रिया जी वापस करें। सर, शरद पवारांनी आज तुमच्यावरती टीका केलेला आहे। शरद पवारांनी आज बारामतीमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की विनोद तावडे चांगले गृहस्थ आहेत, त्यांच्यावरती आरोप जे आहेत ते सिद्ध झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावरती काही बोलणार नाही म्हणून। नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत, खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात, त्यामुळे अशा याच्यात मी असूच शकत नाही, त्यांना माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद पण मानतो। शिवसेना ने कहा है कि बहुजन नेता को खत्म करने की तरह से प्लॉट किया गया था। मैं कल वहाँ नाला सोपारा जाने वाला हूँ, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया कैसे चल रहा है, उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे चाय पे आ जाओ। अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे, ऐसा मानकर मैं वहाँ चला गया। इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं। और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया, क्योंकि वो हार रहे हैं और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है। बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोल रहे हैं। कुछ मालूम था और गृह मंत्री ने पूरा किया होगा, इस तरह से संजय राउत का इशारा था। पूरा गलत है, पूरा झूठ है। मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ, जो तय हुआ 2 मिनट पहले तय हुआ। ये तो वहाँ कल थे, देख रहे थे, तो मुझे मतलब मेरा आना हुआ बहुत अचानक हुआ कि निकल बोले आ जाओ चाय के लिए। मुझे लगा 10-12 लोग हैं, तो मैं अंदर गया और मैंने वहाँ क्या बोला ये रेकॉर्डेड भी है सब जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्ही म्हणतायत की सुप्रिया सुळेने तुमच्यावरती 5 कोटींचे आरोप लावले, त्यात सुप्रिया सुळेंवरती काल रात्री तुमचे प्रवक्ते असलेले सुधांशू त्रिवेदींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संदर्भात सगळ्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर या सगळ्या निवडणुकीमध्ये झालेला आहे, त्या पद्धतीचा आरोप केलाय। ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल होतात आहेत। नाना पटोले, सुप्रिया सुळे यांचे एक फॉर्मर IPS ऑफिसर आहेत रवींद्र पाटील, त्यांनी देखील या सगळ्या संदर्भातचे आरोप लावलेत। मला असं वाटतं की ठोस माहिती अधिकृत मिळाल्याशिवाय सुधांशू त्रिवेदी कधीच पत्रकार परिषद करत नाही, हा माझा त्यांच्याविषयी अनुभव आहे। सुप्रिया ताईंनी आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे की याची चौकशी करा, तर मला वाटतं चौकशी होईल, त्यात वास्तव बाहेर येईल। माझं मत आहे की जे आरोप आपल्यावर होतात त्याविषयी चौकशी तर झालीच पाहिजे आणि चौकशीतनं जे बाहेर येईल। पण सुधांशू त्रिवेदींचा माझा अनुभव आहे की ते असे राज्यसभा सदस्य आहेत की जर ठोस माहिती नसेल तो आरोप करत नहीं। AI जनरेटेड ऑडियो था, सुप्रिया सुले का हो या फिर नाना पटोले या फिर अमिताभ गुप्ता का, उस ऑडियो में जो है ये जो है साफ तौर पे दिख रहा है और वही आरोप भी है जो है विपक्ष का कि AI जनरेटेड ऑडियो के जरिए जानबूझकर विनोद तावड़े जो पैसे के मामले में वहाँ पकड़े गए थे, उस चीज को दबाने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। मतलब मैं पकड़ा ही नहीं गया, मेरे पास पैसा मिला ही नहीं, तो दबाने की बात है क्या उसमें? चला धन्यवाद। पण नहीं गए, बोला मैं कैश कांड पर अपनी सफाई मीडिया के कैमरों के सामने देते हुए विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मैं पकड़ा ही नहीं गया, मेरे पास कैश था ही नहीं। 5 करोड़ की बात जो सुप्रिया सुले से लेकर राहुल गांधी की तरफ से की गई वो सब झूठी। और इस बीच देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, मालाबार हिल पोलिंग बूथ जहां पीयूष गोयल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक जो VVIPs हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में ये तस्वीर आपके सामने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से आते हैं पीयूष गोयल, लोकसभा चुनाव में चुनावी राजनीति में कदम रखा, उन्होंने जीत दर्ज की। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नाना पटोले की तस्वीर है, खुद साकली से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले वोट डालने के लिए नाना पटोले पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अपनी पत्नी के साथ नाना पटोले वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक ये VVIPs का वोट डालने का सिलसिला, पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला आपके सामने। और तस्वीरें ABP न्यूज आपको इसीलिए दिखा रहा है ताकि आपके इलाके में अगर वोटिंग है तो आप भी घर से बाहर निकलें, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं, वोट जरूर डालें। तो एक तरफ पीयूष गोयल हैं और दूसरी तरफ नाना पटोले हैं। और नाना पटोले की तस्वीर दिखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की अगर पूरी की पूरी रणनीति की बात की जाए तो उसका दारोमदार नाना पटोले पर आता है। साथियों के भीतर भी
किस तरीके से कांग्रेस की जमीन बचाने के लिए आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, उसी की एक वानगी नाना पटोले ने इस बार दिखाई सीट शेयरिंग को लेकर, जब सहयोगियों के साथ गठबंधन के, जिसमें शिवसेना से लेकर एनसीपी शरद पवार गुट है, नाना पटोले मजबूती से कांग्रेस की वकालत करते और अपनी बात रखते हुए नजर आए। आदेश के बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीती लोकसभा चुनाव में, तो इन्होंने ये कहा कि हमें अपने शेयर के हिसाब से जितनी हमें सीटें मिलेंगी, हमें ये तय नहीं करना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी उसी हिसाब से ही हम तय करें कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो नाना पटोले, बाला साहब थोराट, इन सबका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर कोई ऐलान ना करे, ये कह दे कि हाँ जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कांग्रेस के भीतर, क्योंकि उनके पास 2019 में एक ही लोकसभा सीट थी और जब इनकी 13 सीटें आई तो इनके अंदर की जो उम्मीदें थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने लीडरशिप को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया किसी भी अलाय को कि कोई किसका चीफ मिनिस्टर होगा। बिल्कुल, और उसके बाद तो हमने देखा किस तरीके से बीच में बातचीत के लिए भी नाना पटोले को किनारा करके वो बाबा साहेब थोराट जो है उनको आगे किया गया। और इस बीच जल्दी से जरा लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। राज ठाकरे जहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उसी पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं गणेश ठाकुर। गणेश जी बिल्कुल, देखिए राज ठाकरे अभी अंदर अपने परिवार के साथ गए हैं मतदान करने के लिए, और ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहीं से उनके बेटे अमित राज ठाकरे खड़े हैं। तो आज पहली बार ऐसा उन्हें एक मौका मिला है कि अपने बेटे के लिए वोट करना है, पहली बार वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अपने ही विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो पूरा परिवार यहाँ पे आया है, उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे, अमित ठाकरे की पत्नी मिताली ठाकरे, अमित ठाकरे की बहन उर्वशी, ये सारे लोग यहाँ पर आके मतदान केंद्र के अंदर गए हैं और वहाँ अपने मतदान करके अपना वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बड़ी लड़त है यहाँ पे, इसी स्कूल, जिस स्कूल में यहाँ वोटिंग हो रही है बाल मोहन, इसी स्कूल से राज ठाकरे ने पढ़ाई भी की है, इसी स्कूल से वो पास आउट भी हुए हैं। तो कई मायनों में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है राज ठाकरे के लिए। ये प्रतिष्ठा की सीट है उनके लिए, एक उनका एमएलए है और इस बार उनका बेटा चुन के आना ही चाहिए उनके लिए, क्योंकि अगर वो नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कई सवाल उनकी प्रतिष्ठा पर, उनके करिश्मा पर या उनकी पार्टी पर भी खड़े होंगे, उनकी लेगेसी पर खड़ी होगी। तो ऐसे में राज ठाकरे इनके लिए ये सीट बहुत प्रतिष्ठा की है और इसीलिए सुबह ही आज वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं मतदान करने के लिए। इसी तरह ठाकरे एक और हैं, आदित्य ठाकरे, जो वर्ली में हैं, इसी के बगल को लग के उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर भी अच्छी वोटिंग हो रही है। तो ठाकरे परिवार इस बार, युवा पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन है, वो इस बार कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आ रही है और पूरे जोर से और ताकत के साथ मैदान में उतरी है। बिल्कुल रहिए गणेश हमारे साथ, और जैसे ही राज ठाकरे वोट डालकर बाहर निकलेंगे क्या कहते हैं वो मीडिया से, ये भी आप सुनवाइएगा दर्शकों को। हमारे साथ यहाँ सुन लेते हैं जरा, विनोद तावड़े से खास बातचीत मृत्युंजय कर रहे हैं इस पर। 3 बातें मैं साफ बोलता हूँ। नंबर 1, कल मेरे वहाँ जाने ये अचानक तय हुआ। मैंने उम्मीदवार राजन नाइक को पूछा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बोला हम बैठे, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ चाय के लिए गया, भीड़ बूथ प्रमुख थे, फिर मैंने उनको ईवीएम कैसे सील करते हैं, 45 में कैसे वोट होना, ये बातें उनको बताएं। वहाँ पैसा तो एक मेरे पास मिला नहीं, तो राहुल गांधी जी और सुप्रिया जी ने जो एलिगेशन किया 5 करोड़ मेरे थे, अगर वो कंफर्म है, वहाँ मिले नहीं, इसका मतलब उनके पास होंगे, तो वो मुझे वापस लौटाए। ये मेरा दूसरा कहना है। तीसरा कहना है कि ये किसी पार्टी के किसी ने बताया वगैरह, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ही पता नहीं था मैं जाने वाला हूँ, तो और किसी को पता हो सकता है। धन्यवाद। एक सवाल ये, भाजपाचे नेते विनोद तावड़े जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि विनोद तावड़े जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि एक सिर्फ चाय पीने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए थे, और अगर जो दावेदारी की गई कि 5 करोड़ रुपए, दावा किया गया कि 5 करोड़ रुपए वहां पर वितरण के लिए आए थे, अगर ऐसा नहीं मिला है तो वो सुप्रिया सुले 5 करोड़ रुपए विनोद तावड़े को लौटाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और सुनील शेट्टी वोट करने के बाद क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। रोड्स, स्ट्रक्चर्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ साथ ग्रीन कवर हो, पार्क्स हो लोगों के लिए, वो बेसिक्स होनी ही चाहिए। सो आई ओनली होप एंड प्रे कि वो जल्द से जल्द हो, और ऑफ कोर्स फोकस ऑन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमें मांगनी नहीं चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए वो बातें। और लेकिन
ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा काम है। आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। पहली बात तो अगर सारे लोग आके आज वोट करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक द मेन कॉल इज़ कम वोट, और बाकी लेट्स हेल्प द गवर्नमेंट बाय डूइंग गुड वर्क। सर, यंगस्टर्स काफ़ी कम दिख रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, उम्र दराज लोग ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना यही कि बाहर आइए, वोट कीजिए। आप ही के लिए ये सब हो रहा है, आप ही के लिए हो रहा है, फ्यूचर आप ही लोग हो, तो कम आउट एंड वोट। ऑफ कोर्स मेरा मानना यही है कि बच्चे हमेशा पढ़ाई में हो या लेट नाइट्स होते ही है, तो सही वक्त पे आएंगे। 6 बजे तक का टाइम है, तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। एंड वी वांट देम टू। काय सांगू तेच। अभिनेता सुनील शेट्टी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन स्तर में सुधार के लिए वोट करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। अपील करते हुए लोगों से वोट जरूर दीजिए। और साथ ही साथ युवा अभी तक नहीं आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़िए आप। शाम 6 बजे तक का समय है, देर से सोते हैं बच्चे, उठेंगे और उसके बाद वोट डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। और इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वोट डाल दिया है। मालाबार हिल पोलिंग बूथ पर पीयूष गोयल पहुंचे वोट डालने के लिए, और वोट डालने के बाद उस स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए पीयूष गोयल आगे बढ़ रहे हैं। वोट डाल दिया है पीयूष गोयल ने। और यहाँ पर मीडिया के सामने क्या कहते हैं पीयूष गोयल, आइए जरा सुनते हैं। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था। और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं। लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान, नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है, उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त नाना पटोले मीडिया के सामने वोट डालने कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं
ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चे में है, बिटकॉइन स्कैम में आपका नाम लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गौरव मेहता आप लोगों के संपर्क में था, पैसे आप लोग जो है वो बिटकॉइन के माध्यम से इनकैश कर रहे थे। भाई ये रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया है बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। तो नाना पटोले का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी नोट जिहाद कर रही है क्या, ये कह रहे हैं नाना पटोले। जिस तरीके से विनोद तावड़े को लेकर कल तस्वीरें सामने आई, नोट बांटते हुए उन पर आरोप लगे कैमरे पर, और इसी को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी आ गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मीरापुर में उपचुनाव के दौरान हंगामा हो गया है। ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। तो ककरौली की घटना है मीरापुर, जहां वोटिंग के दौरान ककरौली इलाके में पथराव हो गया। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में उपचुनाव के दौरान हंगामा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ककरौली का इलाका, और यहां पर बाकायदा आज वोटिंग का दिन, लेकिन इसी दौरान पथराव कर दिया गया और इसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आर पार की लड़ाई उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन जो मीरापुर सीट है यहां से दरअसल उम्मीदवार बीजेपी का नहीं बल्कि आरएलडी का है, और ऐसे में आरएलडी की तरफ से मिथिलेश पाल यहां चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुंबुल राणा यहां मीरापुर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। और यही मीरापुर में देखिए कैसे पथराव हो गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। अभिषेक, क्या हुआ है, ये पथराव क्यों हो रहा है? हेलो जी अभिषेक, जानकारी दीजिए, इस वक्त क्या हालात नियंत्रण में आ गए हैं? पथराव कैसे शुरू हो गया? को मैं बताना चाहूंगा, मीरापुर विधानसभा में एक गांव वहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पे भीड़ काफी इकट्ठी हो रही थी। तो पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंचकर जो भीड़ है उसको हटाया, यहाँ से हटाओ, धीरे धीरे वो डालो, पर पुलिस जो पब्लिक है वो मानी नहीं, फिर उन्होंने पुलिस को पथराव कर दिया। पथराव ने बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और धरपकड़ इनकी चल रही है। जी, तो ये पोलिंग बूथ के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जहां से पुलिस ने जब इन्हें हटने के लिए कहा तो फिर ये पथराव शुरू हुआ। कहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी? ये सिगरी का एक बूथ है, वो स्कूल, वहाँ पे ये भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस के पहले ही गाइडलाइन से है कि लाइन लगा के वो डाले, पर वहाँ पे मुस्लिम बहुमत है, इस वजह से ज्यादा भीड़ होने की वजह से, कानून व्यवस्था संभालने की वजह से पुलिस को वहाँ ये चीज करनी पड़ी। फिर पब्लिक ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, पत्थरबाजी कर दी। जी, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। पुलिस ने जो पत्थरबाजी उनको पकड़ने का प्रयास
कर रही है, फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब यहाँ पर पुलिस बल नजर आ रहा है, तैनात, मुस्तैद। मैं एक बार फिर से जरा सहयोगी अभिषेक का रुख करती हूँ। अभिषेक, जिस पोलिंग बूथ पर आप बता रहे हैं कि अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और पुलिस की तरफ से वहां पर कहा गया लोगों से कि आप आराम से कतारबद्ध तरीके से वोट डालिए, जब ये हालात बिगड़े और अचानक से उस भीड़ की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग अभी भी जारी है या फिलहाल कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी है? अभिषेक, वोटिंग तो है। असल मैं बात जो आपको बताऊं कि जो पुलिस है वो चेकिंग वगैरह, मतलब जो ये मतदाता है थोड़ा ये इस वजह से नाराज है कि इनकी जो चेकिंग वगैरह है उसी वजह से इन्होंने पुलिस से पथराव किया है, इसी वजह से वो नाराज है। बिल्कुल, और इस सब के बीच समाजवादी पार्टी, जिसकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रशासन जो है वो मर्यादा में नहीं रह रहा है, ये कहकर समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन की घेराबंदी कर रही है। और देखिए, मतदाता, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की नाराजगी कि पुलिस उनको क्यों खदेड़ रही है जब वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये कि कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कुछ व्यवस्थित अंदाज से आगे बढ़े। इसीलिए जब भीड़ जुटना शुरू हुई पोलिंग बूथ के सामने, तो वहां पर पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई कि आप हट जाइए, कुछ देर बाद यहां पर आइए वोट डालने के लिए। लेकिन उसी दौरान नौबत पत्थरबाजी तक आ गई और लोगों को रोका जा रहा है वोट डालने से। लोग सरेआम मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मेरा ये आईडी कार्ड है, मेरा ये आधार कार्ड है, मेरा ये वोटर में लिस्ट है, में नाम है, पर्ची है, और वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रयास करना, और तब तक प्रयास करना जब तक अपना वोट ना डाल लो। क्योंकि पुलिस की दम पे जीतना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी कर ले, जनता से बड़ी ताकत पुलिस की नहीं है। बटोगे तो कटोगे की धूम है, उसका इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये केवल भाषण देते हैं बटोगे कटोगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस बटोगे कटोगे में या एकता में कहीं हमारे दलित भाइयों का स्थान है, हमारे पिछड़ों का स्थान है? उनके साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है, नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती न पा जाएं उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। आप सोचो कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। लोग एक तरफा पीडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, पीडीए के साथ जुड़ेंगे भी, पीडीए के साथ जीतेंगे भी, पीडीए के साथ जिताएंगे भी। कानून व्यवस्था चौचक है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, विकास की गंगा बह गई। लग रहा बाबा जी का चश्मा पहने हो बाबा जी ने चश्मा कोई दे दिया होगा। बाबा जी को सब हरा ही हरा दिख रहा है, दिखने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में भी दिया है, इस उपचुनाव में उससे भी ज़्यादा देंगे, और आम चुनाव में तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। धर्मेंद्र यादव साफ कहना है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। हरिओम के साथ वीरेश पांडे, सैफई। तो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप यही लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के जोर पर जो वोटर हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और ये वो वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और इन्हीं के जोर पर ये चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल भी मीडिया के सामने आए थे। उनकी तरफ से भी कहा गया कि घर से ही नहीं निकलने दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के वोटर को, प्रशासन जो है वो मर्यादा भंग कर रहा है अपनी। ये आरोप समाजवादी पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन पर लगा रही है। और इस सब के बीच मीरापुर, जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां पर ये ककरौली गांव, और यहां पर फिलहाल पथराव पुलिस पर हुआ, भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा लाठी के जोर पर। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी संख्या में अब ककरौली में पुलिस बल तैनात है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एनडीए की तरफ से आरएलडी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है, बुर्के में आने वालों की जांच हो, नहीं तो फर्जी वोटिंग हो जाएगी। बाहर से बुलाए गए हैं लोग, ये आरएलडी प्रत्याशी की तरफ से कहा जा रहा है। मदरसों, मस्जिदों में हथियारों के साथ लोगों को रोका गया है। आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल की ये आरोप सुनिए। तो आरएलडी प्रत्याशी के आरोप लगा रही हैं, जरा ये भी सुन लीजिए अब आप। रास्ते में जानकारी हुई, मुझे खिड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया, और उन्होंने, हमारे बाबूराम लाठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो, और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है, और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं।
तो मीरापुर सीट से आरएलडी के प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उन्हें आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी मिली है कि साहब बाहरी लोगों को बुलाया गया है फर्जी वोटिंग के लिए, इसीलिए प्रशासन को चुस्ती दिखानी चाहिए और सही से जांच करनी चाहिए, बुरके की आड़ में कहीं फर्जी वोटिंग ना हो जाए। इसको लेकर चिंता मिथिलेश पाल आरएलडी की उम्मीदवार मीरापुर सीट से जताती हुई। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरापुर सीट से उम्मीदवार सुंबुल राणा है और यहां लड़ाई आर पार की आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच है। और इस बीच एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, यहीं मीरापुर में ककरौली गांव, जहां पर अब से कुछ देर बाद पहले भीड़ जुट गई थी, जिसकी तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया और फिर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा है। और ये नौबत आखिरकार पथराव की आई क्यों, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, दरअसल पोलिंग बूथ के सामने खासी संख्या में लोग पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। पुलिस की तरफ से उनसे कहा गया कि यहां से भीड़ हट जानी चाहिए, कुछ देर बाद आइए वोट डालने के लिए। इसी को देखकर जो भीड़ थे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और फिर पुलिस को हालात संभालने के लिए हल्की लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वोट डाल दिया है क्या नितिन गडकरी ने, आइए जरा सुनते हैं। रोल मॉडल है और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को। सर भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्या 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, उन नारों का भी असर है क्या जमीन पे? अभी सब छोड़ दीजिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना मराठी में, और वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य को। सर 10 साल से केंद्र में सरकार, सर 10 साल से वो कम नजर आया था। सर 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भाजपा की, यह राज्य में भी है। आप इस बार जब महाराष्ट्र की 80 सभाएं आपने की है कम से कम, क्या आप लोगों में क्या देख रहे हैं, क्या डिफरेंट देख रहे हैं पिछले इलेक्शन? कहीं भी महाराष्ट्र में जाइए आपको कहीं भी विकास दिखेगा। सर चाहे महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प होंगे जो टेम्बू मैसा जैसे, वो 12,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तब महाराष्ट्र को दिए। 6,000 करोड़ बड़ी राजा योजना में दिए, तो 50% से ज्यादा जिनका काम होकर बंद पड़े थे, और 6,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दिए। रोड तो आप हर जिले में जाके देखिए और पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर हमारी सरकार ने बदलाई है और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है और महाराष्ट्र की सरकार और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार आएगी और महाराष्ट्र प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न होकर महाराष्ट्र की जनता की पूरी अपेक्षा। 23 तारीख को एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वोट डालने के लिए पहुंचे, खुद नागपुर से सांसद नितिन गडकरी हैं और नागपुर में ही वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं हम, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव मैदान में देवेंद्र फडणवीस 2009, 2014, 2019 लगातार इस सीट से देवेंद्र फडणवीस जीत दर्ज कर चुके हैं। और देखिए 70 के दशक के बाद महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो, ये कारनामा, ये खिताब जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम ही दर्ज है। हालांकि उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ने ऐसी पलटी मारी कि कहा तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया 14 से लेकर 19 तक, लेकिन फिर फिलहाल डिप्टी सीएम पद से ही देवेंद्र फडणवीस को संतोष करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं परिवार के साथ साथ माता जी, पत्नी नजर आ रही हैं। वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस। देवा भाऊ, इस बार विधानसभा चुनाव में हर तरफ देवेंद्र फडणवीस के नाम की गूंज देवा भाऊ के तौर पर सुनाई पड़ी। खासतौर से वो लाडकी बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लेकर आई, बजट में जिसका ऐलान किया गया, उसके बाद तो जैसे महायुति के जितने बड़े चेहरे, उन सब में उस लाडकी बहन योजना का श्रेय लेने के लिए, खुद को महाराष्ट्र की महिलाओं का भाई साबित करने के लिए एक होड़ सी देखने के लिए मिली, जिसके तहत बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगे दिखे। और अब देवेंद्र फडणवीस वोट डाल दिया है परिवार के साथ। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर साहब भी मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसे हुए हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और सबसे ज्यादा दारोमदार देवेंद्र फडणवीस पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस रहे हो। जिस तरीके से उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा था 2014 और लेकर 2019 तक,
वो बहुत शानदार कार्यकाल रहा था। और नागपुर के तो वैसे भी वो बहुत लाडले हैं, नागपुर के मेयर रहे हैं, वो लगातार 5वीं बार का यंगेस्ट मेयर है, 23 साल में वो मेयर बन गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो उन्हें कुछ सीट जीतने के लिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2009 में वो सीट पर शिफ्ट हुई, जब परिसमन के बाद ये सीट बनी थी। उसके पहले वो नागपुर पश्चिम से 2 बार विधायक रहे, तो देवेंद्र के लिए जीत का कोई मायने नहीं रखता है, जीतेंगे बस ये देखना होगा कि कितनी सीट से मार्जिन से जीत पाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये भी है कि जिस तरीके से विदर्भ में लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटें गठबंधन महायुति हार गया था, सिर्फ 2 सीटें उन्हें मिली थी, अकोला और नागपुर की। तो इस विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के लिए विदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो विदर्भ से आते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ से आते हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत बावनकुले वो विदर्भ से आते हैं, नितिन गडकरी विदर्भ से आते हैं, संघ मुख्यालय नागपुर में। बिल्कुल, तो देवेंद्र फडणवीस के अंदर एक बड़ी चुनौती की पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन खास तौर से विदर्भ में जिस तरीके से जातिगत आधार पर वो लोकसभा चुनाव में बटे थे, देवेंद्र फडणवीस की कोशिश होगी जिस तरीके उनका पूरा चुनाव प्रचार अभियान। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है समीर सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, वहां पर विदर्भ जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के गढ़ के तौर पर था, वहीं पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। और क्या वहां पर बीजेपी कवर अप कर पाएगी लोकसभा चुनाव से हटकर? क्या इस बार विधानसभा में विदर्भ बीजेपी और महायुति पर अपना आशीर्वाद बरसाएगा? इसको लेकर नजर हमारी बनी हुई है। और इस बीच कैश कांड का मुद्दा लगातार महाराष्ट्र की सियासत में गरमा रहा है और कैश कांड के कटघरे में बीजेपी के जो महासचिव विनोद तावड़े हैं, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं जांच करा लें, सच सामने आ जाएगा। मैंने पैसे बांटे तो जांच करा लें, ये विनोद तावड़े की तरफ से कहा जा रहा है। विनोद तावड़े कह रहे हैं मेरे पास 5 करोड़ रुपए मिलने की जो आरोप राहुल गांधी और सुप्रिया सुले लगा रहे हैं, उसका सबूत दें। अगर थे मेरे पास 5 करोड़ रुपए तो मेरे 5 करोड़ वापस करें। सुनिए जरा विनोद तावड़े की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े जी हैं। तावड़े सर, कल जिस प्रकार से पूरा विवाद हुआ, दिन भर पूरे न्यूज मीडिया में चला, विपक्ष ने आपको घेरा, किस तरह से इसे देखते हैं कि चुनाव पहले पैसे के बल पे, और ये भी कह रहा है कि आपने कई राज्यों में बीजेपी की सत्ता बनाई, तो क्या पैसे के बल पर इसी प्रकार से बनाई? 3 बातें मैं साफ बोलता हूँ। नंबर 1, कल मेरे वहाँ जाने यह अचानक तय हुआ। मैंने उम्मीदवार राजन नाइक को पूछा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बोला हम बैठे, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ चाय के लिए गया, भीड़ बूथ प्रमुख थे, फिर मैंने उनको ईवीएम कैसे सील करते हैं, 45 में कैसे वोट होना, ये बातें उनको बताई। वहाँ पैसा तो एक मेरे पास मिला नहीं, तो राहुल गांधी जी और सुप्रिया जी ने जो एलिगेशन किया 5 करोड़ मेरे थे, अगर वो कंफर्म है वहाँ मिले नहीं, इसका मतलब उनके पास होंगे, तो वो मुझे वापस लौटाए। ये मेरा दूसरा कहना है। तीसरा कहना है कि ये किसी पार्टी के किसी ने बताया वगैरह, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ही पता नहीं था मैं जाने वाला हूँ, तो और किसी को पता हो सकता है। धन्यवाद। तो बड़ी बात जो विनोद तावड़े की तरफ से कही जा रही है वो ये कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की गई। मेरी पार्टी की तरफ से जिस तरीके के विरोधी आरोप लगा रहे हैं, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा मिला ही नहीं। ये तमाम आरोप झूठे हैं जो राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया सुले तक मेरे सियासी विरोधी मुझ पर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग से एक दिन पहले नोटकांड का मामला महाराष्ट्र की सियासत में गरमाया है। बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कह रहे हैं संबित पात्रा, सुनते हैं। इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। पूरा विषय आप सब जानते हैं, विदित है, मगर फिर भी बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इसे यहां समझाना चाहूंगा। एक गंभीर मामला है और स्वाभाविक रूप से न केवल महाराष्ट्र के लोग अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग, झारखंड के भी लोग इस विषय को समझना चाहिए। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही भारी शब्द होते हैं, तो कई बार समझने में भी दिक्कत होती है। मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष किस प्रकार से गबन कर रहे थे, और ठीक उसी प्रकार एनसीपी शरद पवार जी की गुट के दल की नेता और बारामती की एमपी सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है। इसमें कई किरदार हैं।
मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है, RN पाटिल। कौन है ये रविंद्रनाथ पाटिल? ये रविंद्रनाथ पाटिल, RN पाटिल एक 2004 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ये IPS ऑफिसर थे और इन्होंने 2010 में IPS छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, KPMG में ज्वाइन किया और वहां बाकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है और उस समय IPS छोड़ करके वो KPMG में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के IAS ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर थे। पुणे में और 2 IPS ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी IPS ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों IPS अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं IPS ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं, मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही है। जब ये फोन उठाते हैं तो गौरव मेहता उन्हें बहुत सारे ऐसे खुलासाओं के विषय में बताता है जो एक गंभीर मोड़ आज ले रहा है। गौरव मेहता बोलता है रविंद्रनाथ पाटिल जी से कि रविंद्रनाथ पाटिल जी, आप जो 14 महीने जेल गए थे, आप चोर नहीं थे, आपने गड़बड़ी नहीं की थी, आपको फंसाया गया था। किसके द्वारा? अमिताभ गुप्ता जो कि IPS हैं और जो कमिश्नर हैं पुणे के, और भाग्यश्री द्वारा। असली वैलेट उनके पास है।
उनके माध्यम से आपको फंसाया गया और उनके ऊपर भी एक लेयर है जिसमें नेतागण है और उसमें सुप्रिया सुले और उसके साथ साथ नाना पटोले जी भी हैं। तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं पहले भी मेरे साथ इस प्रकार का वाकया हो चुका है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है गौरव मेहता। तो जो रविंद्रनाथ पाटिल है वो गौरव मेहता जी से कहते हैं कि आप कुछ सबूत है तो भेजिए, वरना मैं इस बात को कैसे मानूं। तो गौरव मेहता बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग्स सिग्नल के माध्यम से रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास भेजते हैं और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे थे, इस ऑडियो में ये सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। एक ऑडियो क्लिपिंग्स में ये स्पष्ट रूप से बोल रही है कि डोंट प्ले गेम्स विथ मी, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो और तुरंत जाके हमें भी कैश की आवश्यकता है, आप जाओ दुबई में इसे इनकैश करके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो इंक्वायरी की। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। तो बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले जी जो डायरेक्शन दे रही है वो हम सुन सकते हैं। और केवल सुप्रिया सुले जी नहीं, नाना पटोले जी भी, आप देख सकते हैं अमिताभ जी को किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं। अमिताभ गुप्ता जो कमिश्नर हैं, जो आईपीएस हैं, उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि आप खेल मत खेलो, वहां भी वो गेम्स है। उनको लग रहा है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उचित रकम नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है और तुरंत वो रकम लाइए। वहां भी वो अमिताभ जी से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप तुरंत हमें पैसे दीजिए। ठीक उसी प्रकार भाग्यश्री जी जो और एक आईपीएस ऑफिसर है और जो इसमें संतृप्त हैं, उन्होंने भी जिस ऑडियो क्लिप का भी प्रचार हुआ है उसमें वह भी कह रही हैं कि मैं खुद आ रही हूं और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तुरंत बिटकॉइन को एनकैश करके दो। गौरव मेहता ने भी अपना खुद का ऑडियो क्लिप भेजा हुआ है और इस ऑडियो क्लिप में गौरव मेहता भी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक बार नहीं, कई बार मैं दुबई गया हूं, 50-50 करोड़ रुपए एनकैश करके आया हूं। ये करोड़ों रुपए एनकैश करके मैं यहां देता था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रयोग हुआ और 2024 वर्तमान के असेंबली इलेक्शन में भी सुप्रिया सुले और नाना पटोले उसका प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं 235 करोड़ रुपए का ये बिटकॉइन वाला घपला हुआ जो सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने किया। महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हो गया है।